छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनना अभी तय है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हमें छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार बनाना है। तो भूपेश बघेल जी ने बोला कि ये संभव नहीं है। हम बोला ठीक है बेटा, आप बोला है संभव नहीं है, मैं संभव करके दिखाऊंगा। अभी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी निकाला, उनका लोगों ही वो नौकरी हाथ में ले लिया, घर का नौकरी घर में ही रख लिया। चुनाव का हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम हमारा भारत में हमेशा ही मसला बना रहा है। जब कोई रामलला का ऊपर बाबर नहीं बैठेगा तभी हमारा देश में हिंदू मुसलमान आराम शांति से रह सकेगा। विजय नामांकन रैली में हमारे बीच में विराजमान छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सन्निधि जी, हमारे बिलासपुर जिला के अध्यक्ष कन्हैया राठौर जी, हमारे बीच में बिल्हा विधानसभा की हमारे प्रत्याशी वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर की प्रत्याशी और हमारे मित्र अमर अग्रवाला जी, मस्तूरी विधानसभा की प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बंधी जी, तखतपुर विधानसभा सीट की हमारे प्रत्याशी धर्मजीत सिंह जी, कोटा विधानसभा की हमारे प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुडेव जी, बेलट्रा विधानसभा सीट की हमारे प्रत्याशी सुशांत शुक्ला जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिताओं और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आज विजय नामांकन रैली में इतना बड़ी तादाद में इतना लोग आप लोग आए हैं। ये देख के मैं एक बात बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनना अभी तय है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूँ, हिंदी थोड़ा सा मेरा कच्चा कुची है, इसलिए हम बहुत ज्यादा असम में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन जब देश में घूमता हुआ थोड़ा बहुत मैं हिंदी सीखने का कोशिश किया तो थोड़ा भूल हो जाएगा तो थोड़ा आप लोग माफ कर देगा, ठीक है ना। मैं माँ कामाख्या का धरती से आया हूँ और ये छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या का धरती है। तो माँ कामाख्या का धरती से मैं माँ कौशल्या का धरती में आया हूँ और छत्तीसगढ़ का मेरा पिता माता सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, अभी सब लोगों ने जय जय श्री राम का पुकार लगा रहा था। मेरा मन में आज बहुत ही मुझको आनंद से यहाँ आता हूँ। मैं आके बहुत खुशी हूँ, इसलिए काल ही ये निर्णय हुआ है कि आगामी आने वाला 22 जनवरी को हमारा अयोध्या में रामलला का मूर्ति को पुनः स्थापन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। भाइयों और बहनों, हमारे कई लोगों ने यही देखने के लिए अपना जीवन खपा दिया था। आज हमारा बीच में ऐसा एक स्वर्णिम मुहूर्त आया है कि 22 जनवरी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आप देखिए 500 साल अयोध्या में बाबरी मस्जिद रहा, कांग्रेस सरकार बना, बड़ा कांग्रेस का प्रधानमंत्री आया, किसी ने हिम्मत नहीं किया कि बाबरी मस्जिद का जगह में
रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा हो। किसी ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बाबर को भारत से विदा किया और रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा करने का महान काम किया। भाई और बहनों, आज ये काम किस लिए हुआ? किस लिए आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को निर्वाचन में जिताया? देश का प्रधानमंत्री का आसन में मोदी जी को आप लोगों ने बैठाया। अगर आज कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता था, ये देश को आगे वाला 1000 साल तक राम मंदिर नहीं मिलता था। ये सब जानते हैं और ये बात के लिए हम हमेशा कांग्रेस को ये बोलने जाऊंगा कि कांग्रेस, आपने तुष्टीकरण का राजनीति किया और आपका तुष्टीकरण का राजनीति का कारण ये आपने रामलाला को भी नहीं छोड़ा, आपने रामलाला को भी तुष्टीकरण राजनीति का शिकार बनाया। भाई और बहनों, आज हमें देश को नया दृष्टि से देखने का एक ताकत मिला है। अभी अभी मुझको बिलासपुर में हमारा संघ जर्नलिस्ट लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था। वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया, क्या आपको अच्छा लगा है? मैं बोला, जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। कम से कम मैंने आसाम में मदरसा को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया। भाई और बहनों, आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है। ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है, ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? चारों ओर धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है। आज हम देखने, आज पूरा भारत में छत्तीसगढ़ एक मिसाल बन चुका है कि यहाँ में हमारा सरकार का पेट्रोनाइजेशन में धर्मांतर किया जाता है। ईसाई धर्म का मिशनरी लोगों ने लालसा दे के हिंदू को धर्मांतरण का काम करने का अभियोग हर दम अखबार में, मीडिया में आते रहता है। भाई और बहनों, हमें ये सब बात को देखना पड़ेगा और ये सब बात का खिलाफ हमें हमारा आवाज उठाना पड़ेगा। भाई और बहनों, हमारा छत्तीसगढ़ एक बहुत ही विकसित प्रदेश है। छत्तीसगढ़ को भगवान ने सब कुछ दिया है। हमें छत्तीसगढ़ को विकास का एक नया रास्ता में लेके जाना है और इसलिए हमें छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार बनाना है और डबल इंजन का सरकार बना के छत्तीसगढ़ को विकास का एक नया सीढ़ी में लेके जाना है। भाई और बहनों, मैं आसाम का सीएम बना, मेरा लगभग 2 साल हुआ। जब हमारा आसाम का चुनाव हुआ था तो भूपेश बघेल जी आसाम गया था और वो जाके आसाम में मीटिंग में बोलते रहा कि अगर आसाम में कांग्रेस सरकार आएगा तो हम आप लोगों को बेरोजगार भत्ता देगा। तो मेरा मन में प्रश्न आया कि एक सीएम का काम क्या बेरोजगारी भत्ता देने का काम है? मैंने लोगों को बताया, देखो कांग्रेस आपको बेरोजगार भत्ता देगा और बीजेपी आपको रोजगार देगा। आप सोचिए, आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि रोजगार चाहिए? मैंने सभा में बोला कि अगर बीजेपी सरकार आएगा तो असम में हम पहला साल में ही 1 लाख युवा युवतियों को सरकार में नौकरी दूंगा। तो भूपेश बघेल जी ने बोला कि ये संभव नहीं है। हम बोला, ठीक है बेटा, आप बोला है संभव नहीं है, मैं संभव करके दिखाऊंगा। अभी आप गूगल कीजिए, 10 में मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को असम में बुलाया। 1 लाख लोगों को, 1 लाख नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा, 90,000, 90,000 लोगों को, युवाओं को मैंने स्टेडियम में बैठाया
और एक एक को बुला के सरकारी अपॉइंटमेंट लेकर हाथ में दे दिया कि भाई हमने चुनाव में वादा किया था, हमने निभाने का कोशिश किया हो। आज अभी भूपेश बघेल जी बोलता है हम बेरोजगारी भत्ता दूंगा। अरे भाई हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें विदाउट करप्शन, बिना पैसा का, मेरिट का ऊपर हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारा रोजगार का व्यवस्था करो। लेकिन भूपेश बघेल रोजगार का व्यवस्था नहीं कर सकता है। अभी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी निकाला, उनका लोगों ही वो नौकरी हाथ में ले लिया, घर का नौकरी घर में ही रख लिया। छत्तीसगढ़ का युवा और युवतियों को कुछ भी नौकरी नहीं मिला। भाई और बहनों, आज भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ का साथ कितना नाइंसाफी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख पक्का मकान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में पैसा भेजा। भूपेश बघेल जी ने एक भी घर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सीएम आवास योजना हो, घर तो गरीब के लिए था ना। आप गरीब का घर से, आप गरीब को घर से आपने कैसे अलग कर सकते हो? वो गरीब का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं था। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जी हमें और 10 लाख घर भेजिए, हम तो खुशी से घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, गरीब को घर देने का काम करूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को 14 लाख मकान दिया और मैंने 2 साल में ही 14 लाख मकान बना दिया हो। इसलिए वो मेरा नहीं, वो गरीब का हक था। भूपेश बघेल जी ने गरीब को अपना हक से छीना। आज भूपेश बघेल जी का सरकार में छत्तीसगढ़ का नाम क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ दारू का घोटाला के लिए छत्तीसगढ़ पूरा इंडिया में फेमस हो गया। जहां छत्तीसगढ़ मां कौशल्या के लिए फेमस है, जहां छत्तीसगढ़ अपना संस्कार के लिए फेमस है, जो छत्तीसगढ़ अपना संस्कृति के लिए पूरा देश में जाना जाते हैं, वही छत्तीसगढ़ का जो परिचय है, वो परिचय भूपेश बघेल जी ने कोयला घोटाला, दारू घोटाला का साथ ये छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ दिया है। भाई और बहनों, ये भूपेश बघेल जी ने सरकार में कुछ काम नहीं किया। मोदी जी ने जो काम किया उसका ऊपर थोड़ा सा पानी मार के अपना नाम लेने का कोशिश किया। अभी अभी मुझको किसी ने पूछ रहा था कि भूपेश बघेल जी ने धान खरीदारी में अपना खजाना से 600 रुपया देता है। मैं वो बंधु को पूछा, भाई भूपेश बघेल जी 600 रुपया देता है, लेकिन 2000 रुपया कौन देते हैं? 2000 रुपया तो नरेंद्र मोदी देते हैं ना। 2000 रुपया अगर नरेंद्र मोदी नहीं देगा तो ये 600 रुपया का काम क्या होगा? आप 600 रुपया दे के वो स्कीम का नाम बना दिया राजीव गांधी न्याय योजना, लेकिन 2000 रुपया जिसने दिया उसका कुछ नाम नहीं है। वो स्कीम का अगर नाम देना ही चाहिए था, वो स्कीम का नाम क्या देना चाहिए था? नरेंद्र मोदी न्याय योजना देना चाहिए था। इसलिए हमें धान खरीदारी में 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है, भूपेश बघेल नहीं देता है। भाई और बहनों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में लोगों से फार्मर से धान खरीदारी किया जाता है, उसमें 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है। हर फार्मर्स को 6000 रुपया साल में नरेंद्र मोदी जी देता है। हमारे लोगों को बीमार से ट्रीटमेंट करने के लिए 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत नरेंद्र मोदी देता है। कोविड का समय वैक्सीन नरेंद्र मोदी देता है, और हमें खाने के लिए जो चावल हमें मुफ्त में मिलता है वो भी नरेंद्र मोदी देता है। भाई और बहनों, आज छत्तीसगढ़ का लोगों को सबसे अगर किसी ने ख्याल रखा है
तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्याल रखा है। आज बार बार भूपेश बघेल जी बोलता है कि छत्तीसगढ़ में ईडी क्यों आते हैं, सीबीआई क्यों आते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ का सरकार दारू में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार कोयला में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार गोबर में भी घोटाला करेगा, तो सीबीआई और ईडी नहीं आके वहां में कौन आएगा, आप ही खुद बोलिए। तो आप ही सीबीआई को बुला रहा है, आप भी ईडी को बुला रहा है। आप क्यों गोबर का घोटाला किया, आपने क्यों दारू का घोटाला किया, आपने क्यों कोयला का घोटाला किया। अगर ये सब नहीं होता है तो सीबीआई भी नहीं है, वो सब नहीं है तो ईडी भी नहीं है। लेकिन आप घोटाला का ऊपर घोटाला करेगा और ईडी आने से आप नाराज हो जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि आप जब तक घोटाला करेगा, छत्तीसगढ़ में हर जिला में ईडी और सीबीआई का ऑफिस होना चाहिए कि भाई जो भी घोटाला करे उसका ऊपर अनुशासन हो, उनका ऊपर शासन हो। भाइयों और बहनों, कोई पार्टी टिकट देता है और 22 विधायकों का टिकट काट देते हैं। अगर 22 एमएलए का टिकट काटते हैं, इसका मतलब क्या है। आपने तो खुद ही मान लिया कि हमारा जो सरकार था वो बेईमानों का सरकार था। अगर आपका सरकार ठीक था, अगर आपका विधायकों ने अच्छा काम किया, तो 22 लोगों का टिकट क्यों काटा। मतलब आपने खुद मान लिया। अब तक जब हमारा पार्टी ने जो पब्लिक मन से बोल रहा था कि आपका विधायकों ने रुपया लूट रहा है, आपका विधायकों ने गरीबों का साथ अन्याय कर रहा है, अभी तो आपने खुद ही मान लिया, आपने 22 टिकट काट दिया। अगर 70 विधायकों में का अंदर में 22 टिकट आप ही काट लिया, मतलब ये तो खुद आपने ही स्वीकार कर लिया कि आपका सरकार भ्रष्ट था, आपका विधायक भ्रष्ट था, ये तो आप ही मान लिया। और बाकी आपने जो कुछ नहीं माना है वो आपको पब्लिक मना देगा। इलेक्शन का दिन वोटिंग मशीन में वो पब्लिक आपको मना देगा। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में हमें सरकार बदलना है। हमें छत्तीसगढ़ में नया सरकार को बनाना है, जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार को बनाना है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार बनाना है। अभी बघेल जी ने कल बोला है कि हम फार्मर्स को लोन वेवर कर देगा। भैया 5 साल क्या किया आपने। अगर 5 साल आपने सरकार चलाया और अभी भी फार्मर्स को लोन वेवर का जरूरत है, मतलब आपने कुछ काम नहीं किया। अगर फार्मर्स का बेटाओं को रोजगार मिल जाता था, वो तो बैंक जाता ही नहीं था। लेकिन वो बैंक जाने में क्यों मजबूर होता है बार बार, इसलिए आपने फार्मर्स के लिए, आपने कृषकों के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। अगर काम करता था, अगर आपने उनका बेटा बेटियों को नौकरी देता था, उनका बेटा बेटियों को आपने काम देता था, तो वो तो लोन लेने के लिए जाता ही नहीं था, लोन लेने का उनको जरूरत ही नहीं होता था। लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया, इसलिए बार बार हमारा कृषकों को बैंक जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है और इनकम नहीं होने का कारण लोन रिटर्न करने में असुविधा होता है। भाई और बहनों, अगर आज हमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी को बड़ा करता था, छत्तीसगढ़ में उद्योग आ जाते थे, छत्तीसगढ़ में अगर रोजगार खुल जाते थे, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में सरकार का तरफ से कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया है, खाली अपने लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया जा रहा है। भाई और बहनों, थोड़े दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में आया था और हमारे अध्यक्ष जी का नामांकन में मुझको शरीक होने का मौका मिला था। उस सभा में मैं बोला था कि भाई और बहनों, हम असम में हम देख चुका हो, आप अकबर को आने मत दीजिए। अगर एक अकबर आते हैं, पीछे पीछे लाखों अकबर आएगा और आपका डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का लोग मेरा ऊपर नाराज हो गया। कल इलेक्शन कमीशन में जाके उन्होंने कंप्लेन दिया
कि हेमंत बिश्व शर्मा को छत्तीसगढ़ आने के लिए मना करना चाहिए, किस लिए उन्होंने अकबर का खिलाफ बोला है। भैया अकबर आपका इतना प्यारा क्यों है? आपका अकबर इतना प्यारा क्यों है? मैं तो असम का बात बोला था कि असम में हमारा बुजुर्ग ने ये अकबर को बांग्लादेश से बुला लिया था और आज असम का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट खुद माना है कि असम का ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन चला हुआ है, इसलिए असम का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है। अगर मैंने डेमोग्राफी चेंजेस का बात बोलता हूँ, आप क्यों नाराज होता है? आपका तो नाराज होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम धर्मांतरण का बात बोलता हूँ, आप क्यों नाराज होता है? आपका तो इसमें नाराज होने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप तुष्टीकरण का राजनीति से आप बाहर नहीं होना चाहते हैं। आप चंद्र में अगर मोदी जी चंद्रयान भेजता है तब भी आप नाराज होता है। मोदी जी का अगर अमेरिकन सीनेट में सम्मान होता है तब भी आप नाराज होता है। मोदी जी अगर कोविड का काल में वैक्सीन देता है लोगों को, उसमें भी आप नाराज होता है। अगर राम मंदिर बनता है उसमें भी आप नाराज होता है। आपका नाराजगी का हमारा पास कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ, अगर राम मंदिर बनाने से आप नाराज होता है, अगर कोविड का समय वैक्सीन देने में आप नाराज होता है, अगर चंद्रयान भेजने से आप नाराज होता है, भैया तुमको नाराज करने से हमको मजा मिलता है, हमको बहुत खुशी मिलता है। और हम चाहेंगे कि भगवान हमें इतना ताकत दे कि कांग्रेस लोगों को हम हर दिन नाराज कर सकता हो, ऐसा भगवान हमें ताकत दे। भाइयों और बहनों, आपने राजस्थान में सुना था, थोड़े दिन पहले राजस्थान में एक घटना हुआ। एक कन्हैयालाल बोल के एक व्यक्ति का इसने कोई लोग आके सर्तन जुदा कर दिया। इसलिए उन्होंने हमारा धर्म के लिए कुछ बोला था, कोई लोग नाराज हो गया और कन्हैयालाल का सर्तन जुदा कर दिया। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने राजस्थान में जाके बोला, अगर यह असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र होता था, मध्य प्रदेश होता था, और हिसाब हम 5 मिनट में ही छुट्टी कर देता था। साथ में हिसाब छुट्टी हो जाता था। लेकिन हमारे लोगों का सर्तन जुदा होता है, कांग्रेस सरकार कुछ व्यवस्था नहीं लेता है। हमारा यहाँ में भी, अभी छत्तीसगढ़ में भी लात जिहाद का काम बांधने लगा। धर्मांतरण शुरू हुआ, अभी लात जिहाद भी शुरू हुआ। मैं तो वो दिन लुमड़ी में भी बोला, कवर्धा में भी बोला, देखिए एक बार अगर लात जिहाद शुरू होता है और थमते नहीं है। हम लोग असम में इसके लिए भूख चुका हो, हम असम में भूख चुका हो। एक बार बांग्लादेश से अकबर आता है और रुकता नहीं है, वो आते ही रहता है। एक बार धर्मांतरण शुरू होता है और रुकता नहीं है, वो होते ही रहता है। और एक बार लात जिहाद शुरू होता है, वो भी रुकता नहीं है, वो आते ही रहता है, होते ही रहता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें फुल स्टॉप लगाने का हमारे आदत होना चाहिए। फुल स्टॉप लगाने का आदत हमें होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, और तभी हमारा देश बसेगा, हमारा समाज बसेगा। नहीं तो हम लोग नहीं बच सकता हो। आज आप लोग असम में जाइए, 12 जिला में हम लोग माइनॉरिटी बन चुका हो। हमारा जो असम एक सनातन का एक पृष्ठभूमि था, उसमें आज हम 12 जिले में हम संख्या लघिष्ठ बन चुका हो। आज हमारा प्रदेश का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। एक रोहिंग्या आते हैं और रुकता नहीं है, एक बांग्लादेश से अकबर आते हैं और रुकते नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें छत्तीसगढ़ को हमें पहले से ही उससे बचाना चाहिए। आज जैसे छत्तीसगढ़ में हर दिन धर्मांतरण होता है, हमारे नेता दिलीप सिंह जुडेल जी ने जिसका खिलाफ छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा
एक संग्राम का खड़ा किया था, ये वही संग्राम को आज हमें आगे बढ़ाना है। आज असम में भी ये सब हो रहा है। छत्तीसगढ़ का लाखों लोग असम में रहता है, तो इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ में नहीं आता हूँ, नहीं आया पहले बहुत ज्यादा, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का बारे में थोड़ा थोड़ा मेरा खबर होता है। इसलिए असम में लाखों लोग, छत्तीसगढ़ का लोग असम में बसता है। हमारे असम में केंद्र में जो मंत्री है वो रामेश्वर तेली, वो भी छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला था। असम से जाके सांसद बना और अभी केंद्र में मंत्री बना हुआ है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें ये सब चीज से सावधान रहना चाहिए। अभी अभी एक जर्नलिस्ट ने मुझको पूछा कि चुनाव आते से आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों बोलते हैं। हम बोला देखो, चुनाव का हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। हिंदू मुस्लिम हमारा भारत में हमेशा ही मसला बना रहा है, और ये मसला को खत्म करने के लिए आज मोदी जी जैसा हमें नेतृत्व चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, हमें नीति से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये नीति का मतलब ये नहीं है कि हमारा रामलाला का ऊपर आके बाबर बैठ जाए। उसको भी हमें देखना पड़ेगा। जब कोई रामलाला का ऊपर बाबर नहीं बैठेगा तभी हमारा देश में हिंदू मुसलमान आराम शांति से रह सकेगा, और ऐसा ही हमें माहौल बनाना है। भाइयों और बहनों, हमें बीजेपी सरकार लाना है। छत्तीसगढ़ का युवा और युवती के लिए हमें रोजगार लाना है। हमें बेरोजगारी भत्ता खाना नहीं है। सरकार हमें रोजगार देना पड़ेगा। इसके लिए हमें बीजेपी सरकार बनाना है। हमें कोई ऐसा सरकार नहीं चाहिए कि मोदी जी 2000 रुपया देगा, आप 600 रुपया ऊपर देके आप नाम कमाएगा। हमें तो ऐसा सरकार चाहिए जो केंद्र और राज्य सरकार मिल के काम करेगा, डबल इंजन का सरकार बनाएगा। हमें तो ऐसा सरकार चाहिए, मोदी जी आपको 16 लाख मकान देता है, ये 16 लाख मकान समय में बना के और 10 लाख मकान नरेंद्र मोदी जी से मांग के छत्तीसगढ़ में लाना चाहिए। ऐसा हमें सरकार बनाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज ये बिलासपुर में आप लोगों ने जैसे हमारा नामांकन समावेश में आया, ये तो नामांकन है, नामांकन में ही इतना लोग आ गया, तो आप सोच सकता है इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कितना बड़ा विजय होगा, ये तो आप सोच ही सकता है। जो दिन मैंने देखा भूपेश बघेल जी ने 22 एमएलए का टिकट काटा, तब मैंने बोला कि अगर कोई मुखिया को 22 एमएलए का टिकट काटना पड़ता है करप्शन का साइज में, तब वो मुखिया का ऊपर भी क्या अंगुली नहीं उठता है। तो मुखिया ठीक होता है तो नीचे का लोग कैसे खराब हो सकता है। जब नीचे का लोग मुखिया गलत होता है तभी नीचे का लोग लूटने का काम करता है। अगर कोई बोलता है कि ये 22 एमएलए ने लूटा और उनका कमीशन रायपुर तक नहीं गया, वो कौन विश्वास करेगा। अगर ये 22 एमएलए में मिल के लूटा है, ये लूटने का माल जरूर रायपुर में वही एड्रेस में जा चुका है, जो एड्रेस में दारू का घोटाला का पैसा दिया है, जो एड्रेस में कोयला घोटाला का पैसा दिया है। भाइयों और बहनों, आप लोग को मैं यही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाइए। हमारा भारत को रक्षा करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, और छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे बड़ा विकसित प्रदेश बनाना है। और यही संकल्प का साथ आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। साथ साथ में मैं तो आपको रिक्वेस्ट किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा बिलासपुर का वासियों को कि जब जीवन में एक बार भी आपको समय मिलेगा, जरूर आप लोग गुवाहाटी आइए, माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए। अमर जी मेरा बहुत दिन से मित्र है, जिसको भी गुवाहाटी जाना है माँ का दर्शन के लिए अमर जी को बोल दीजिए, बाकी व्यवस्था मैं करूंगा। यही बताते हुए
आप लोगों को आज सभा में आने के लिए आप लोग को अभिनंदन करते हुए मां कामाख्या, मां कौशल्या से आशीर्वाद मांगता हूं कि बीजेपी का सरकार छत्तीसगढ़ में बने, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ देश को दिशा दिखाए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।